गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में बीएससी भाग प्रथम प्राणी शास्त्र की कक्षा का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वी एन पांडे आपको प्राणी शास्त्र तृतीय प्रश्न पत्र डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपने पूर्व के लेक्चर्स में क्लेवेज पढ़ा था, किस प्रकार से जाइगोट का विभाजन होता है, ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। बच्चों, विभाजन के परिणाम स्वरूप, क्लीवेज के परिणाम स्वरूप जो जाइगोट है वो अनेक कोशिकाओं से बनी हुई एक गेंद या बॉल के रूप में विकसित हो जाती है, डेवलप हो जाती है। इस बॉल जैसा स्ट्रक्चर जो कि ब्लास्टोमर्स से मिलकर के बना हुआ है, इसे मॉरुला कहते हैं। मॉरुला में जो ब्लास्टोमर्स होते हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, यद्यपि उनका अरेंजमेंट बहुत लूज रहता है, बहुत टाइटली एक दूसरे से अटैच्ड नहीं रहते हैं, लेकिन स्टिकी होते हैं। और ब्लास्टोमर्स के बीच बीच में दरारें भी पाई जाती हैं, छोटी छोटी रिक्त स्थान या दरार पाई जाती है, इसको मॉरुला कहते हैं। मॉरुला के बाद अगली क्रिया होती है ब्लास्टुलेशन या ब्लास्टुला का निर्माण। ब्लास्टुला का निर्माण इस प्रकार से होता है कि अभी मैंने बताया मॉरुला के ब्लास्टोमर्स के बीच बीच में जगह जगह रिक्त स्थान हैं या सर्वाइसेज हैं या दरारें हैं। ये दरारें धीरे धीरे बड़ी होती जाती हैं और सभी छोटी छोटी दरारें एक दूसरे से मिलती जाती हैं, और अंतिम परिणाम ये होता है कि बीच में सारी दरारें मिलकर के बीच में एक बड़ी कैविटी बना लेती हैं, और वो कैविटी ब्लास्टोसील कहलाती है। जो ब्लास्टोमर्स हैं या कोशिकाएं हैं, ये ब्लास्टोसील के चारों ओर व्यवस्थित हो जाती हैं, और इस प्रकार से ब्लास्टुला का निर्माण हो जाता है, जिसमें बीच में एक रिक्त स्थान या कैविटी हो जो ब्लास्टोसील कहलाती हो, और बाहर उसके कोशिकाएं हों जो ब्लास्टोमर्स कहलाते हैं। जो बाहर की परत है कोशिकाओं की, उसको ब्लास्टोडर्म भी कहते हैं, ब्लास्टोमर्स की परत को। ब्लास्टोडर्म एक कोशिका की मोटाई लिए हो सकती है, जैसे सीलेंट्रेटा में होता है, या इकाइनोडर्मेटा में होता है, या अनेक कोशिकाओं की थिकनेस उसकी हो सकती है, जैसे वर्टिब्रेटा में होता है। तो अब हम बात करते हैं ब्लास्टुला के प्रकार। कितने प्रकार के ब्लास्टुला होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। अलग अलग एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने अलग अलग जीवों में ब्लास्टुला की संरचना के आधार पर उनको भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। इस प्रकार से कुल 6 प्रकार के ब्लास्टुला जंतु जगत में देखे जाते हैं। तो एक एक करके इनको हम देखेंगे। एक तो है सीलोब्लास्टुला, जिसमें ब्लास्टोसील में म्यूकोपॉलीसेकेराइड नाम का द्रव भरा हुआ रहता है, और जो ब्लास्टोडर्म है वो एक ही कोशिकाओं की परत की बनी हुई होती है। ब्लास्टोमर्स इस ब्लास्टोसील के चारों ओर एक परत में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे उदाहरण आप देख लें इकाइनोडर्म्स का या एम्फिऑक्सिस का। यहाँ ये डायग्राम भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा चित्र सीधा नहीं आ पाया फ़ोटो खींचने में, तो आप यहाँ देख लें, ये सीलोब्लास्टुला है। किनारे किनारे आप देख रहे हैं, सीलोब्लास्टुला में एक परत कोशिकाओं की है और बीच में ब्लास्टोसील है, जिसमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा हुआ है। बाहर ये ब्लास्टोडर्म की एक परत है। ये है सीलोब्लास्टुला। दूसरा होता है पेरीब्लास्टुला। ऐसे अंडे जहाँ केंद्र में यॉक पाया जाता है, जैसे इंसेक्ट का एग, वहाँ पर जो ब्लास्टोसील है वो यॉक से भरी हुई होती है, क्योंकि केंद्र में यॉक है, और उसके किनारे किनारे ब्लास्टोडर्म पाए जाते हैं। तो ये इंसेक्ट में पाई जाने वाली ब्लास्टुला है। यहाँ आप देखेंगे डायग्राम, ये देखें तो जहाँ सीलोब्लास्टुला में
म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भरे हुए थे। यहाँ पेरीब्लास्टुला में ये यॉर्क बीच में भरा हुआ है ब्लास्टोसील के स्थान पर, और उसके बाहर एक परत की ब्लास्टोडर्म है। तीसरे ब्लास्टुला को डिस्कोब्लास्टुला कहते हैं। ऐसे अंडे जिनमें यॉर्क की मात्रा अधिक होती है, वहाँ वेजिटल पोल का बड़ा हिस्सा यॉर्क से घिरा हुआ होता है, और ऐसी स्थिति में जो ब्लास्टोसील बनता है, जो कैविटी बनता है, वो एनिमल पोल की तरफ बनता है, और उस पार्ट को डिस्क कहते हैं। जो नीचे का हिस्सा है वो पूरी की पूरी यॉर्क से भरा हुआ होता है, और ब्लास्टोसील एनिमल पोल की तरफ शिफ्ट कर जाती है, हट जाती है, जिधर यॉर्क नहीं है। ये रेप्टिलिया बर्ड आदि के अंडे में इस प्रकार का ब्लास्टुला का निर्माण होता है। यहाँ डायग्राम में ये आपको दिखा देते हैं एम्फीब्लास्टुला। डिस्कोब्लास्टुला यहाँ आप देखेंगे, ये डिस्कोब्लास्टुला है। ये पूरा यॉर्क भरा हुआ है, यहाँ देखेंगे, और ऊपर की तरफ ये थोड़ा सा एनिमल पोल वाला एरिया जो है, यहाँ बीच में आप देखेंगे ब्लास्टोसील बन गई है, और इसी के किनारे किनारे ब्लास्टोडिस्क बना हुआ है। ये डिस्कोब्लास्टुला है। इसी तरह से एम्फीब्लास्टुला, ये एम्फीबिया में पाया जाने वाला ब्लास्टुला है। यहाँ पर ब्लास्टुला में दो प्रकार के ब्लास्टोमर्स पाए जा सकते हैं। एम्फी मतलब दो, तो दो प्रकार के ब्लास्टोमर्स पाए जाएं ब्लास्टुला में, ब्लास्टोसील को घेरे हुए। कुछ छोटे माइक्रो और कुछ बड़े मैक्रो, तो दो प्रकार के ब्लास्टोमर्स मिलकर के ब्लास्टुला बनाते हैं, इसलिए इसको एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। ये एम्फीबिया का ब्लास्टुला है। यहाँ आप डायग्राम में देख लेंगे इसको। ये देखें, कुछ बड़ी कोशिकाएं हैं जिनको मैक्रोमर्स लिखा हुआ है, कुछ छोटी कोशिकाएं हैं जिनको माइक्रोमर्स लिखा हुआ है, और ये बड़ी और छोटी कोशिकाएं मिल करके ब्लास्टोसील को घेरे हुए हैं। ये एम्फीब्लास्टुला है। इसी तरह से स्टीरियोब्लास्टुला, ऐसे ब्लास्टुला में जो ब्लास्टोमर्स हैं उनका आकार बहुत बड़ा होता है। ब्लास्टोमर्स बड़े आकार के होते हैं। ब्लास्टोमर्स की संख्या कम होगी लेकिन आकार बड़ा होगा, और परिणाम ये होगा कि जो ब्लास्टोसील बनेगा वो बहुत छोटा होगा। ब्लास्टोसील बहुत स्मॉल होगा, छोटा होगा, और उसको बड़े बड़े ब्लास्टोमर्स चारों ओर से घेरे रहेंगे। ये स्टीरियोब्लास्टुला कहलाता है। ये नेरीज में या मोलस्का में, सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। और अगली प्रकार का जो ब्लास्टुला है उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। मैमेलिया में जहाँ की प्लेसेंटा पाया जा रहा है, ऐसे मैमल्स में, प्लेसेंटल्स में ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। यहाँ पर ब्लास्टुला की कोशिकाएं दो प्रकार की हो जाती हैं और दो लेयर्स में व्यवस्थित हो जाती हैं। एक तो बाहर की कोशिकाओं की परत होती है जिसको ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोडर्म कहते हैं। इन्हीं को सेल्स ऑफ रॉबर भी कहते हैं। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोडर्म है, ये प्लेसेंटा के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करता है, प्लेसेंटा का निर्माण करता है, प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण का पोषण होता है। ये बाहरी परत की जो कोशिकाएं हैं, ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोडर्म की कोशिकाएं हैं, या सेल्स ऑफ रॉबर जिसको कहते हैं। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं भीतर की तरफ स्थित होती हैं, जिन्हें इनर सेल मास कहते हैं। ये जो इनर सेल मास है, ये वास्तव में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं और यही भ्रूण का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से दो प्रकार की कोशिकाएं हो गई। एक पोषण देने के लिए प्लेसेंटा बनाने का काम, ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं, और दूसरा स्टेम सेल्स या एम्ब्रियोनिक सेल्स जो कि एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे।
तो इस प्रकार से ये स्टीरियोब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट के बारे में आपने देखा। ये चित्र मैंने बनाया, आप देख लेंगे इसमें। ये है, देखें, स्टीरियोब्लास्टुला, चारों तरफ बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं, बीच में छोटा सा ब्लास्टोसील है। और ये ब्लास्टोसिस्ट है मैमेलिया की। आप देखेंगे किनारे किनारे ट्रोफोब्लास्ट है और बीच में इनर सेल मास है। तो ये ब्लास्टुला के विभिन्न प्रकार हो गए। ब्लास्टुला का महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन का महत्व ये है कि क्योंकि हम जानते हैं कि ये जितने भी जीवों का हम अध्ययन कर रहे हैं, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स, ये सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। 3 परतों में इनका शरीर की रचना होती है। और जो गैस्ट्रुलेशन की क्रिया होती है, गैस्ट्रुला के निर्माण की क्रिया, उसमें कोशिकाएं 3 परत में व्यवस्थित होनी होती हैं। साधारण मारुला, जो कि ब्लास्टोमर्स का एक कंपैक्ट बॉल जैसा स्ट्रक्चर था, उसमें कोशिकाओं का मूवमेंट नहीं हो सकता था, कोशिकाओं को गति करने के लिए स्थान नहीं मिल सकता था। और इस तरह से जो मॉरुला की कोशिकाएं हैं वो गति करके गैस्ट्रुला नहीं बना सकती थी। गैस्ट्रुलेशन के लिए जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं, जो कोशिकाओं की गतियां होती हैं, उन गतियों को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए यही आवश्यक है कि कोशिकाएं एक ब्लास्टुला के रूप में, अर्थात 1 या 2 परतों में स्थापित हो जाएं और एक कैविटी भी बन जाए, ताकि कोशिकाओं का मूवमेंट करना, कोशिकाओं की गति होना और उन्हें 3 परतों में गैस्ट्रुलेशन में व्यवस्थित किया जाना संभव हो सके। तो ब्लास्टुला का निर्माण इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा गैस्ट्रुलेशन की गतियाँ, गैस्ट्रुला के निर्माण की गतियाँ संभव हो पाती हैं। तो ये ब्लास्टुलेशन की बात है। बच्चों कोई समझ में नहीं आया हो तो आप कृपया पूछेंगे। थैंक यू बच्चों।